क्वाड्रेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आइडियल गैस का हम लोगों ने पोस्टुलेट्स डिस्कस किया। हमने उसमें डिस्कस किया मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एटम से एज वेल एज वॉल ऑफ द कंटेनर एंड कोलिजन्स कैसा होता है इलास्टिक, और बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, है ना, वॉल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। तो वो कितना प्रेशर होता है वो हम लोग अभी डिराइव करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किया था पोस्टुलेट्स में। अब सपोज कोई एक गैस मॉलिक्यूल्स है और इसके लिए हर डायरेक्शन आइडेंटिकल होगा, तो लेट्स इस डायरेक्शन में इसका भी किसी मोमेंट पे इसका वेलोसिटी vx है और एक क्यूबिकल कंटेनर है, लेट्स लेंथ इज l। वी हैव टू फाइंड कि कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किसी वॉल पे। तो इसको डेरिवेशंस करेंगे। तुम्हारे लिए डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआईटी वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। केमिस्ट्री में भी शायद किए होंगे। लेट्स मास इज m। बच्चों अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट स्पीड है, डिफरेंट डायरेक्शंस है। लेट्स किसी मॉलिक्यूल्स का भी इस डायरेक्शंस का वेलोसिटी vx है। इमेजिन करो कि ये अभी यहां से यहां पहुंचा, कोलाइड किया, इलास्टिक कोलिजन हुआ, सो vx से ही वापस आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर vx से जाएगा। So in one collision, एक्चुअली ये टारगेट क्या है हमें निकालना है, इसमें प्रेशर निकालना है। So in one collision, what is impulse imparted by molecule on wall? तो कहेंगे जितना इंपल्स मॉलिक्यूल्स पे लगा उतना ही मॉलिक्यूल्स उस पे इंपल्स लगाया, और वो कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। बच्चों मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम इधर है, इनिशियल मोमेंटम mvx इधर था और बाद में मोमेंटम इधर है, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लूं क्या, 2mvx। यस सर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो pi लिखूंगा mvx i कैप और pf लिखूंगा mvx माइनस i कैप डेल्टा p ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्टली लिख रहा हूं 2mvx माइनस i कैप। मॉलिक्यूल्स पे इंपल्स इधर लगा है, सो इंपल्स ऑन वॉल बाई मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2mvx, अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा i कैप। ओके, तो डायरेक्टली इतना लिख लिया। अब कहोगा कि ये मॉलिक्यूल्स यहां से कोलाइड किया, फिर वापस आया, फिर से इंपल्स इतना इंपार्ट करेगा, कितने टाइम बाद फिर से कोलाइड करेगा। टाइम इंटरवल
between two successive collision with wall. कहोगे सर ये L डिस्टेंस चला फिर L डिस्टेंस चलेगा 2L by Vx. अब मैं निकालता हूं व्हाट इज द एवरेज फोर्स. एवरेज फोर्स imparted. एवरेज वर्ड क्यों कर रहा है कि कोलिजन तो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए हुआ, फिर तो ये फ्रीली मूव कर रहा था. एवरेज फोर्स हम लोग कैसे कहेंगे, डेल्टा पी या इंपल्स अपॉन टाइम, है ना. दैट इज इक्वल टू 2mvx अपॉन 2l बाई vx, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी. केमिस्ट्री में भी शायद ऐसा किए होगे, m vx स्क्वायर अपॉन l. m क्या है यहाँ पे, m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स. vx क्या है, कोलिजन से जस्ट पहले इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, x डायरेक्शन का. l क्या था, ये डायमेंशन लेंथ. यहां तक में किसी को दिक्कत. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक मॉलिक्यूल्स कोलिजन के कारण इतना मोमेंट, एवरेज फोर्स इंपल्स, एवरेज फोर्स इंपार्ट किया. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं बच्चों, है ना. तो टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे. अगर सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तुम कहोगे सर अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स v1x है तो v1x स्क्वायर अपॉन l, एक मॉलिक्यूल्स प्लस m v2x स्क्वायर बाई l प्लस सो ऑन. कह सकते हैं ऐसा. नेट फोर्स समेशन ऑफ ऑल दिस कितने n मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब यहां पे देखना, जैसा इसका डायरेक्शन x डायरेक्शन है वैसा ही y डायरेक्शन है, वैसा ही z डायरेक्शन है. सो कैन वी से दैट कि समेशन ऑफ vix स्क्वायर जैसा होगा सारे मॉलिक्यूल्स का i इज इक्वल टू 1 to n, वैसा ही होगा समेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, viy का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n, वैसा ही होगा समेशन ऑफ vij का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n. बिकॉज x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन आइडेंटिकल है. ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल्स का सबका वेलोसिटी ज्यादा होगा x डायरेक्शन में, ऐसा नहीं. और अगर मैं पूछूं किसी भी पार्टिकल का v स्क्वायर जो होता है वो होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर.
तो समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर अगर लिखे सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर प्लस वी आई जेड स्क्वायर। ये दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा सा तिरछा लिख दिया हूं जगह कम के कारण। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? एज एक्स वाई जेड ऑल डायरेक्शंस आर आइडेंटिकल, लिख लेना। देखो तो ये समझ में आ रहा है किसी को? समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n दैट इज इक्वल टू ये टर्म तो इक्वल है, सो 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट एक बार देख लेते हैं इसको। बच्चों यहां से अगर हम लोग निकाल लिए m अपॉन l बाहर ले लिया, समेशन ऑफ वी आई एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वी आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर। Is it clear? यहां तक net force on this wall comes out as this. अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं समेशन का मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल्स नहीं है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबको ले रहे हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबका स्पीड अलग अलग है। सो ये पार्ट मिटा रहा हूं। अपूर्व पाटिल, क्या ये समझ में आया? तो तीसरी बार कर रहे होगे, तुम केमिस्ट्री में भी पढ़े ही हो। हाँ सर। चैतन्य, समझा क्या ये 3 कैसे आया? हाँ सर। क्या करते हैं इसको ना, मुझे ना इस पे प्रेशर चाहिए, प्रेशर निकालना अगर तो क्या लिखोगे? फोर्स बाय एरिया। ये एल साइड लेंथ का लिया है तो एल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू, यहां से देखो एफ नेट ये है स्मॉल एम बाई एल स्क्वायर, और एक एल पहले से था तो क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। 1/3, तो यहाँ पे 3 आ गया, समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके स्पीड, पहले एक्स डायरेक्शन का स्पीड लिया था, अब क्या ले लिया? नेट स्पीड, स्पीड का स्क्वायर। एक काम करते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स है उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यहां डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। एन क्या ले रहा हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट विल बी दिस क्वांटिटी? कौन बताएगा? दिया परदेशी। इसको क्या बोलेंगे? m इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। इस कंटेनर में टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल मास। टोटल मास। तो प्रेशर क्या आ गया? ये हो गया टोटल मास, और ये एल क्यूब क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो इसको डेंसिटी लिख सकते हैं क्या? हाँ जी। 1/3 रो गैस का डेंसिटी इंटू समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर बाई एल।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आ गए, इसको कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। हमारे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, तो मैं इधर मिटा रहा हूं, ये भी मिटा रहा हूं। So pressure comes out as half rho, और इस टर्म 1/3 डिफाइन कर देता 1/3 है सर, क्या है 1/3 हाँ, sorry, 1/3 1/3। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ डिफाइन कर रहा हूँ, देखना। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक का स्पीड v1 है तो v1 स्क्वायर प्लस दूसरे का स्पीड है v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, समेशन ऑफ vi स्क्वायर अपॉन n। इसको बोल सकते हैं बच्चों कि ये है एवरेज ऑफ स्क्वायर से v स्क्वायर का ये एवरेज है, बिकॉज सबका समेशन क्या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मीन ऑफ, मीन का मतलब एवरेज है ना, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, मीन ऑफ किसी का भी एवरेज लेना होता है। एवरेज लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारे क्लास का एवरेज एज क्या है, तो कहोगे एवरेज एज पूछा जाएगा, एक बच्चे का सपोज 15 साल है, एक का 14 साल है, एक को 14.5 ईयर है, प्लस ये कर दिया और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही करते हो ना, दिस इज द एवरेज। इज इट क्लियर? तो वैसे मैं बता रहा हूं, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड मतलब एक मॉलिक्यूल का स्पीड v1 है तो इसका स्क्वायर प्लस दूसरे का v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, v स्क्वायर का एवरेज। वी डिनोट इट लाइक दिस बार। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने वाला चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, किसी चीज का एवरेज करेंगे तो क्या करेंगे, v स्क्वायर का एवरेज करना है, समेशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। So what we will say here, ये क्या है, this is समेशन ऑफ v स्क्वायर का एवरेज है। अब अगर कोई कहेगा सर v स्क्वायर का एवरेज को रूट कर देते हैं, v स्क्वायर के एवरेज को रूट लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूट ऑफ, मीन ऑफ स्क्वायर रूट, रूट ऑफ किसका रूट, ये क्या है इसका, इसका रूट, तो ये है क्या, मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर किसका, ऑफ स्पीड। ये बच्चों अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे हो, ये जेई लेवल की चीजें बता रहा हूं मैं, ऐसे समझा रहा हूं। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं, ये इतना बड़ा कौन बोलेगा, है ना, तुम लोग तो बहुत शॉर्टकट बोलते हो यार, RMS, इसको बोलेंगे RMS। किसका RMS, स्पीड का, तो VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर हुआ क्या? ऐसे ही जब हम 12th में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे IRMS डिफाइन करो, तो क्या कहोगे, कहोगे सर कुछ नहीं, रूट ऑफ I स्क्वायर का मीन, इसी को कहेंगे। इज इट क्लियर?
यस सर। इसी को क्या लिख लेंगे बच्चों, VRMS। तो VRMS कैसे डिफाइंड है, रूट ऑफ मीन ऑफ मतलब एवरेज ऑफ बार ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस। क्लियर ना? तो ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं बताना, हाफ रो, इसको इधर स्क्वायर कर दो, दैट मीन्स V स्क्वायर RMS क्या है, V स्क्वायर एवरेज है। तो सॉरी ये बार बार 2 लिख देता हूं, बच्चे भी सोचेंगे क्या 2 से प्यार हो गया सबको। चलो ये लिख लो, इतना टाइम लगा बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, लिख लो इसको। दैट मीन्स यहां पे अगर पूछा जाए VRMS दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3p बाई रो। तो ये अब याद कर लेना, एयर का डेंसिटी क्या होता है रफली यार, किसी को याद है? अगर मान लो ऐसा पूछ दिया कि एयर मॉलिक्यूल्स का RMS स्पीड कितना है, मैंने क्या बता दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिया 1 atm और डेंसिटी दे दिया। बहुत ही सिंपल सा है, यू विल फाइंड VRMS इज इक्वल टू रूट 3, 1 atm है बच्चों, बट इसको क्या करना है SI यूनिट में पुट करना है। सो 10 to the power 5 अपॉन, इसको कितना पुट करें, 1.2 into 10 to the power 3 या -3, -3। तो ये रफली क्या हो जाएगा, 10 बाई 30, 10 बाई 4 ना, 10 बाई 4 मतलब 5 बाई 2 रूट 5 बाई 2 इंटू 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। मुझे ये डेटा नहीं पता ये कितना होता है ना, मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा होता है। नाउ अभी देखो जाकर के बच्चे आए हैं इतना लेट, जब 8:15 हो गया तब
लगभग पूरे बच्चे ज्वाइन किए हैं। बच्चों इतना लेट मत ज्वाइन करो। अच्छा तुम लोग ये जानते हो, अभी थोड़ा मैं शॉर्टकट जाता हूँ, हालांकि पढ़ाने का एक डेरिवेशन से अलग होता है, बट मेडिकल में उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो मैं डायरेक्टली एक्चुअली जो हमने डिराइव किया ना उसी से आता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ और मेडिकल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर ये यूज कर लिया और P इज इक्वल टू अभी अभी डिराइव किया 1/3 रो क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल मास बाय वॉल्यूम इनटू VRMS का स्क्वायर था। ये टोटल मास है। टोटल मास को हम लिख सकते हैं क्या, लेट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है और मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मास को m टोटल लिख देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे m जो लिख रहा हूं ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, n मोल मॉलिक्यूलर वेट m हमारे सैंपल में इतना है डिवाइड बाय v। ओके यहां से देखो पीवी इज इक्वल टू क्या जा रहा है, पीवी इज इक्वल टू nm, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। nRT इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 1/3 n मॉलिक्यूलर मास VRMS का स्क्वायर। n चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट VRMS का स्क्वायर, या ऐसे डायरेक्टली लिखता हूं VRMS का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3RT/m का रूट VRMS हो जाएगा। इसको भी ध्यान दे देना। सर एनआरटी में एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, n नंबर ऑफ मोल्स होता है, n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। और वो दूसरे इक्वेशन में एन मतलब क्या है, साइड के इक्वेशन में 1/3। ये ना हाँ यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है ना, यहाँ पे क्या है ये टोटल मास है। टोटल मास का मतलब क्या हुआ, अगर n मोल्स है मॉलिक्यूलर वेट m है, n इंटू m विल बी द टोटल मास। यस सर। एक सैंपल में मान लो n मोल्स गैस है तो इसका टोटल मास कितना होगा n इंटू मोलर मास। यही है ना। हाँ सर। क्लियर। किसी को इसमें तकलीफ, तो बच्चों ये क्या है मॉलिक्यूलर मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट। जब यहाँ पे m पुट करेंगे तो कितना पुट करेंगे, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में बताया था। जैसे सपोज ऑक्सीजन हो तो यहाँ पे m जो पुट करेंगे, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 32, इंटू 10⁻⁻। मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, मोलर मास कितना कहेंगे 32 ग्राम, समझा ना। तो यहाँ 32 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान में रखना है। इट क्लियर। तो VRMS हम P और रो के टर्म में बताया, VRMS हम टेम्परेचर के टर्म में बताया। नाउ यू कैन सी RMS स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, R गैस कांस्टेंट है, यू नो दैट। यस सर। एक और फॉर्मूला बताता हूं, अब धीरे धीरे सीखना। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, Na 6.02।
Na इंटू के हो जाता है बच्चों बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये भी आगे भी बताऊंगा, दैट इज आर होता है। R. Avogadro number into Boltzmann constant, that is equal to R gas constant. Okay? ये जो था बच्चों, ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल। अगर मैं पूछूं यहां पे ये सब कुछ नया नया टर्म्स आएगा, हालांकि ये सब बोल्ट्जमान कांस्टेंट आगे भी बताऊंगा। 1 मोल का मास मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, Na इंटू स्मॉल m ले रहा हूं। स्मॉल m क्या है, एक पर्टिकुलर गैस का मास, एक पर्टिकुलर गैस का मास। तो मोलर मास कैसे हो जाएगा, 1 मोल इतने नंबर हो जाएंगे, इतना इंटू ये कैपिटल M हो जाएगा। तो देखो ये Na चला जाएगा, तो VRMS का ये भी फॉर्मूला तुम्हें आ सकता है, VRMS का √3kT अपॉन स्मॉल m। इफ यू राइट इन दिस वे, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, के क्या है बच्चों, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये सब फिर से मैं बताऊंगा कि अभी लिख लो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना है। ट्रांसलेशनल का मतलब हुआ रोटेशन नहीं है, सिर्फ जो मूवमेंट के कारण है। तो क्या हो जाएगा, अरे सर हाफ m, सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, दैट मींस ये हो जाएगा हाफ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल समेशन ऑफ vi स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अब यहाँ n से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा कैपिटल Na, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल मास इनटू ये हो जाएगा, अभी अभी डिस्कस किया था, v स्क्वायर RMS हो जाएगा। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टोटल मास VRMS का स्क्वायर। VRMS का स्क्वायर देखो यहां से, m टोटल मास लिख रहा हूं, m VRMS का स्क्वायर कितना था, 3PV। तो ये डायरेक्टली लिख दूं क्या, ये 3PV है इतना, तो जाएगा 3/2 PV, और PV इक्वल टू nRT होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 nRT। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आ गए हैं।
सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है बच्चों। अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? VRMS डिस्कस कर लिया, √3RT/m। m क्या था? मोलर मास। जब यहाँ पुट करोगे तो इसको केजी में पुट करना होगा। 32 ग्राम होता है ये, तो 32 इंटू 10⁻³ kg, दैट इज इक्वल टू, इसको 3kT/m भी बोलते हैं। T मस्ट बी इन केल्विन। यहाँ पे K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये क्या है? मास ऑफ वन मोल। ये डिस्कस किया। उसके बाद टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस सैंपल, तो कितना आया? 3/2 PV आया, या 3/2 nRT आया। So you can see total translational kinetic energy, टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख रहा हूं मैं, बार बार देखो जान के लिख रहा हूं, पूरा हर बार लिख रहा हूं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स only on temperature, only on temperature. Clear? So अगर एक गैस सैंपल फिक्स ले लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर डबल करेंगे, किसमें? केल्विन में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेकिन केल्विन में डबल करना है। जैसे अगर 27 डिग्री सी पे है और कोई कहेगा कि 54 डिग्री सी कर दिया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा? नहीं। 27 डिग्री का मतलब हुआ 300 केल्विन, और 54 का मतलब हो गया सिंपली 327 केल्विन, डबल नहीं है, है ना? कब डबल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? 300 केल्विन से जब हम 600 केल्विन ले जाएंगे तब डबल हो जाएगा। शलोनी, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। दिस टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। अब एक छोटा सा सवाल जो बच्चे जनरली डाउट पूछते हैं, एचसी वर्मा का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल। इसको अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे जैसे ये रूम ओपन है ना, डोर्स ओपन है, इसमें कुछ नंबर ऑफ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं अभी। तो ये हमारा रूम है, या तुम्हारे घर का रूम है, विंडोज आर ओपन, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स है। अभी रूम टेम्परेचर सपोज T0 है, और प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, ये तो कांस्टेंट रहता है।
अब बताओ गर्मी दोपहर हो जाएगा, है ना, थोड़ी गर्म टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे रूम में सेम रहेंगे या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, एकदम सही बताई राशि ने। राशि बताई सर टेम्परेचर इंक्रीज कर दियो आप, प्रेशर कहा कांस्टेंट ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम हम अपने रूम की ही बात करें, हमारा रूम तो एक्सपैंड नहीं होगा, उस एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन को। V कांस्टेंट ही है, तो ये कांस्टेंट और ये इंक्रीज करेगा तो n क्या हो जाएगा, घटना चाहेगा, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं कि ठीक है हमारे रूम में जितने गैस हैं उसका टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ा दिए तो? कोई सोचेगा सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स तो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा दिए। अगर एक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक मॉलिक्यूल्स का VRMS स्क्वायर करोगे, हाफ m मॉलिक्यूल्स एक का इनटू VRMS स्क्वायर, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इससे कम हो गया। तो रूम में जितने गैस मॉलिक्यूल्स है उसका टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर हमारा रूम टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मॉर्निंग और दोपहर में क्या रहेगा? ये अच्छी वर्मा का सवाल है। कोई बता सकता है कि ये कांस्टेंट क्यों रहेगा? आंसर इज इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां से देखोगे तो उससे बेहतर कि यहां से देख लो। 3/2 प्रेशर सेम रख रहे हैं, वॉल्यूम रूम का सेम ही है, सो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द of the gas inside the room that will remain constant. Is it clear? बच्चों कंफ्यूजन क्या है, टी के लिखूंगा तो कोई बचेगा कहेगा सर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा, मैं लिखा हूं टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या आया था? 3/2 nRT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब सुनना, हम ऑक्सीजन गैस लिए 1 मोल और कोई लिया 1 मोल हाइड्रोजन गैस, कोई लिया 1 मोल हीलियम गैस एट सेम टेम्परेचर, तो क्या तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। डिफरेंट। कैसे? डिफरेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स अलग है, नंबर ऑफ मोल्स अलग रहे। नहीं 1 मोल लिया ना, 1 मोल Same. ऑक्सीजन लिया, 1 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल हीलियम लिया, सेम रहेगा फिर, सेम। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो सेम रहेगा उस गैस सैंपल का। रीजन इज कि n सेम है, r तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और t भी सेम लिया तो सेम रहेगा टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? लेकिन कोई कह दे कि 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 2 ग्राम हीलियम लिया, बताओ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किस सैंपल का ज्यादा होगा? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किस सैंपल का ज्यादा होगा? मैंने पूछा 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम सैंपल लिए तो किस सैंपल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? तुम कहोगे और सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज सेम, सो यू विल से दैट सर ये होता है 3/2 nRT, T सेम है, R सेम है, N, सो N कैसे निकालेंगे?
मास अपॉन मोलर मास। तो ये सब सेम है, तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, किसका मोलर मास सबसे कम है? मुझे लगता है हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। अब सुनना बच्चों, अगर मैं VRMS की बात करूं तो 3kT/m या 3RT/m। अगर सेम टेम्परेचर लिया तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका अलग अलग होगा तो उसका VRMS अलग होगा। गैस में दैट मीन्स एट सेम टेम्परेचर ऑक्सीजन गैस का RMS स्पीड, हाइड्रोजन गैस का RMS स्पीड डिफरेंट होगा दोनों का, है ना। क्या होगा रेशियो, ये हम लोग बहुत इजीली बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक गैस मॉलिक्यूल्स का, एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स का व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3/2 kT। तो ये तो किससे, मास से इंडिपेंडेंट है, मोलर मास से। मैं यहां पे लिख रहा हूं एट सेम टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट। डिफरेंट टाइप्स का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, सब, ऐसा नहीं कि मोनो डाई, अलग अलग गैस will be different, but its total translational kinetic energy will be same. ये सवाल अगर पूछूं तो सॉल्व कर पाओगे? चलो ये मिटा रहे, इसका आंसर मुझे लगता है सारे बच्चे बता दिए होंगे। RMS स्पीड ऑक्सीजन गैस का दिया है V0 विच इज √3RT बाई मोलिकुलर वेट ऑफ O2। तो V डैश हाइड्रोजन के लिए क्या होगा?
बोलोगे सर ये हो जाएगा 3RT, सेम टेम्परेचर है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो V डैश बाय VO दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, S2 का तो हो गया 2/32 दैट इज इक्वल टू 1/4। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सर H2 नीचे चाहिए ना। इनवर्सली ना, हाँ V डैश में ये लिखा ना, हाँ उल्टा, MO2/mH2 32/2 दैट इज इक्वल टू 4। मैंने बोला बट लिख दिया उल्टा, 4V0 दैट इज करेक्ट आंसर। अब इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, तुम लोग सवाल सॉल्व करना। कुछ टर्म में डिफाइन कर देता हूं। और अभी हमने क्या डिफाइन किया था, RMS स्पीड डिफाइन किया। How we have defined it? This is root of V square का एवरेज, है ना। V स्क्वायर का एवरेज कैसे निकाला था, कैसे डिफाइन था, तो समेशन ऑफ VI स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वैसे ही कोई पूछे कि V स्क्वायर का एवरेज नहीं, V एवरेज मतलब एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करोगे। सो एवरेज स्पीड सिंपली क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 सबका समेशन, समेशन ऑफ VI डिवाइड बाई L, है ना। तो ये हो जाएगा V एवरेज। और किसी को पता है ये कितना आता है गैस मॉलिक्यूल्स का, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, डेराइव नहीं कर पा रहा हूं, डेरिवेशंस कैसे करेंगे वो बता दूंगा मैं अभी। ये कितना आता है, 8RT by pi m। और इसी को अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो 8kT/pi स्मॉल m। ध्यान देना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। If we take a gas sample, एक सैंपल लिया जिसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। एवोगाड्रो नंबर कितना बड़ा होता है पता है, एवोगाड्रो नंबर सब अलग अलग स्पीड से मूव करता है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि जो VRMS निकाला दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है। ऑल मॉलिक्यूल्स मूव्स विद द डिफरेंट स्पीड, कोई बहुत कम से भी मूव कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा से भी मूव कर रहा है। तो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, एक आइडिया दिया था कि गैस मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से कितने गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। उन्होंने कुछ डेरिवेशंस किया। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, उन्होंने ग्राफ मतलब एक एक्सप्रेशन दिया जिसका ग्राफ ड्रॉ करो। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो बताया कि इस स्पीड से मूव करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस स्पीड से मूव करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस है, हर स्पीड से मूव करने वाला मॉलिक्यूल्स तुम्हें मिल जाएगा अगर एक गैस सैंपल लिए, हर स्पीड से मूव करने वाला, बिकॉज नंबर बहुत लार्ज है। तो लेट्स
अगर मैं डिस्कस करूं कि कोई v स्पीड से मूव कर रहा है, v से लेकर के v प्लस dv, इसके बीच में मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स जो है dn है। जैसे मैं कहूं कि 100 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 101 मीटर पर सेकेंड से मूव करने वाले, इस रेंज में मूव करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स, सपोज 5 मॉलिक्यूल्स है ना। तो dn क्या है, v से लेकर v प्लस dv से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स को कहे dn। तो उन्होंने कहा dn बाय dv वर्सेस v का ग्राफ बताया। और ये ग्राफ आया dn लार्ज होगा, मतलब dv इस रेंज में, मतलब सोचो कि स्लॉट लिया, इस स्लॉट में कितने, इस स्लॉट में कितने, इस स्लॉट में कितने। सो ग्राफ कुछ ऐसा आया बच्चों। दिस इज फॉर a particular temperature T। ये ग्राफ ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट 0 स्पीड से मूव करने वाले भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत हाई स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, बट वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। और इस ग्राफ में देख रहा हो कि एक स्पीड है जिस स्पीड से मूव करने वाले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ग्राफ ध्यान में रखना, एक स्पीड है जिससे मूव करने वाले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसका वैल्यू तुम लोगों को पता है कितना आता है, 2RT बाई, ठीक है ना। हालांकि अभी जो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, dn अपॉन dv इज इक्वल टू, जो मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल ने जो ओरिजिनल फॉर्मूला दिया था, 4 पाई n m अपॉन टू के टी टू द पावर 3/2 होता है सर, हाँ, ये 2 पाई के टी होता है, v स्क्वायर e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर बाई 2 के टी। दिख रहा है कि नहीं? फिर से इसको लिख देता हूं, 4 पाई n, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, m मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल्स, m अपॉन 2 पाई, k इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर, इसका पावर 3/2, ये हो गया v स्क्वायर, और e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर बाई 2 kt। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लिख दिया मैंने, बस एक ध्यान दे दो, ऐसा कुछ है। और इसी का ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया है। ये टर्म्स dn बाई dv y एक्सिस पे और ये v x एक्सिस पे, दिस इज फंक्शन ऑफ v। अब तुम कह सकते हो दिस इज फंक्शन ऑफ v, यही एफ वी लिख देते हैं ऐसे, इसी का ग्राफ ड्रॉ के। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको मन करता है कि डिफरेंशिएशन सर ने पढ़ाया है,
मुझे आता है, जिसको कॉन्फिडेंस है। तो वीपी क्या हो जाएगा बच्चों, जहां पे ये ग्राफ मैक्सिमा है। मैक्सिमा कहां पे होता है, जहां पे dy बाई dx 0 होता है। पॉजिटिव। नहीं, मैक्सिमा dy बाई dx 0 ना, मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए। तो ये वो वेलोसिटी होगा जिस पॉइंट पे d अपॉन dv, x के जगह पे v और y के जगह पे ये fv है, इसका डिफरेंशियल जिस पॉइंट पे 0 होगा वही ये पॉइंट होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे को, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, तो 0 आएगा कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, वही वेलोसिटी vp है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो fv किसको लिख रहे हैं बच्चों, fv लिख रहे हैं dn बाई dv को, dn बाई dv को fv कर है ना, और dn बाई dv क्या ये है। अब अगर कोई कहेगा कि सर आपने जो अभी VRMS डिराइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे, इससे भी VRMS आ जाएगा। और VRMS का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं कैसे डिफाइन किया था, VRMS का स्क्वायर बता रहा हूं। ये क्या था, V स्क्वायर का एवरेज था। V स्क्वायर का एवरेज कैसे डिफाइन किया था, समेशन ऑफ VI स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर। अब सुनना, कभी कभी जैसे हमने कहा था तुम्हारा स्कूल में जितने बच्चे उसका एवरेज बताना है, तो तुमने एवरेज निकालने के लिए क्या किया था, कहा एक बच्चे का एज 15 साल, दूसरे बच्चे का इतना, ऐसे ऐड कर दिया। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि मान लो 5 बच्चे जिसका एज 15 साल है, तो 5 into 15 करोगे, प्लस मान लो 3 बच्चे जिसका एज 14 साल है, तो 3 into 14 करोगे, ऐसे करोगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे पता है कि V से dV तक के लिए मूव करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, dn मॉलिक्यूल्स हैं। तो dn मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मूव करा, v स्पीड से। तो क्या हम इस एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा तुम्हारे लिए, v स्क्वायर dn, v स्क्वायर मतलब इतना एज 15 साल इंटू 5, तो v स्क्वायर dn का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, dn का इंटीग्रेशन। तो ये भी VRMS हो जाएगा, VRMS का एवरेज। गोमूत्र। हाँ, v स्क्वायर इंटू dn का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई dn का इंटीग्रेशन। dn क्या लिखोगे, dn इज fv इंटू dv, इतना इंटू dv। और मैं नहीं कर रहा हूं किसी को करने के लिए। वैसे ही अगर v एवरेज किसी को निकालना है तो क्या करेगा, v इंटू dn का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई dn का इंटीग्रेशन। ये थोड़ा हाई हो गया, तो आज 8-9 बजने वाला भी है। अब देखो ये Vp इतना आ गया, 3RT 2RT बाई m। VRMS का यहाँ पे पोजीशन रखूं, कहाँ रखूंगा, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना। 3 तो थोड़ा आगे होगा ना, ये हो जाएगा बच्चों VRMS। और V एवरेज कितना आया था, 8 बाई पाई RT आया था, RT बाई m। 8 बाई पाई, 8 बाई 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 से ज्यादा होगा, दिस इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, तो ये कहीं यहां आएगा। तो ये रिजल्ट, ये डेटा याद रखना। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ है।
dn by dv वर्सेस v। बच्चों ये हो गया तुम्हारा vp, बीच में कहीं आएगा यहाँ पे v एवरेज, और ये आएगा v RMS। So VP is less than V average, ये बच्चों तुम लोगों ने पढ़ा होगा V RMS। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ स्पीड VP, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ V एवरेज, एवरेज स्पीड से मूव करने वाला नंबर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ V RMS। अगर ये पूछ दिया तो क्या ये तीनों इक्वल होंगे या कैसा होगा सिस्टम? सही लिखा क्या? VP से मूव करने वाले इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, V एवरेज से मूव करने वाले इतने, V RMS से मूव करने वाले इतने मॉलिक्यूल्स। इज इट करेक्ट? और लास्ट सवाल, if we increase the temperature is increased, in this case ये ग्राफ कैसा होगा? VP क्या होगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो VP will shift in this direction, so it will be like this, graph will shift। तो अगर ये पूछा जाए कि ये T1 पे और ये ग्राफ T2 पे है, सर्टेनली क्या हो जाएगा? T2 will be greater than T1। And in this particular case, अगर इसके बीच में ग्राफ है dn by dv versus v, तो area under the graph will give total number of molecules, है ना? एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और किसी बच्चे के दिमाग में ये आ गया होगा कि स्वप्निल जैन सर ने तो पढ़ा है कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू 1। किसी को याद आया क्या? तो ऐसा नहीं कि स्वप्निल जैन सर ने गलत पढ़ाया था, वो पढ़ाए थे, वो ग्राफ जो लिए होंगे ना 1/n into dn by dv लिए थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद दिस स्पीड, ऐसे करके पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में मोस्टली ये रहता है। तो इसके बीच में रहेगा तो एरिया अंडर द ग्राफ 1 होगा, लेकिन dn by dv वर्सेस v रहेगा तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। इज इट क्लियर? तो कंफ्यूज मत करना।